वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम लोग जो गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये हमारा आखिरी पड़ाव होगा इस गवर्नर और गवर्नर जनरल का। हम लोगों ने पिछले वीडियो में लॉर्ड वेलिंगटन को देखा था। लॉर्ड वेलिंगटन जिसके समय 1934 ईस्वी में बिहार में भयानक भूकंप आया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन इसी के समय हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन से संबोधित किया था। और सबसे बड़ा जो घटना हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी, जो दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल बनाने के लिए एक आदेश था 16 अगस्त 1932 को। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगला जो वायसराय है उसका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, यह लॉर्ड लिनलिथगो 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक रहता है। तो 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक लॉर्ड लिनलिथगो क्या रहता है, अगला वायसराय बनता है 1936 से 1943। तो इसके बारे में एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि भारत में सबसे लंबे समय तक यह वायसराय रहा। तो भारत में सबसे लंबे समय तक वायसराय रहने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो वह था लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखेंगे, लॉर्ड लिनलिथगो। स्वतंत्रता के पहली बार चुनाव हुआ इसी के शासनकाल में 1937 ईस्वी में। इस चुनाव में 11 में से 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी और 6 प्रांतों में, तो 11 में से 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी, जबकि 6 प्रांतों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। याद रखेंगे, पूर्ण बहुमत से। तो स्वतंत्रता के पहली बार चुनाव हुआ 1937 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के समय। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय था भारत का। इस चुनाव में 11 में से 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी। याद रखेंगे, और 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, जबकि 3 प्रांत में सरकार नहीं बनी। 3 प्रांतों में सरकार नहीं बनी, इंपॉर्टेंट है। 3 प्रांतों में सरकार नहीं बनी। इसी के समय लॉर्ड लिनलिथगो के समय द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय दूसरा जो विश्व युद्ध है 1 सितंबर 1939 को आरंभ हुआ और यह समाप्त कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय 1 सितंबर 1939 ईस्वी को सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई और यह समाप्त कब हुआ, तो 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। इसी के समय अगस्त प्रस्ताव रखा गया 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव रखा गया किसके द्वारा, तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, अगस्त प्रस्ताव इसका इसलिए नाम है क्योंकि यह अगस्त के महीने में इस प्रस्ताव को रखा गया था। इस प्रस्ताव में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसमें खुश करने के लिए कई सारे ऑफर थे, अर्थात भारत और जो हिंदू और मुसलमान थे उन दोनों के बीच फूट डालने की पूरी तरह से योजना थी इस अगस्त प्रस्ताव में, क्योंकि मुसलमानों को खुश करने के लिए बहुत सारी इसमें सौगात थी। याद रखेंगे कि 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव रखा था और इस अगस्त प्रस्ताव में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए कई सारे ऑफर थे। इसी के समय लॉर्ड लिनलिथगो के समय हरिपुरी का कांग्रेस अधिवेशन, इसी के समय हरिपुरी का कांग्रेस अधिवेशन
1938 में संपन्न हुआ, जबकि त्रिपुरी का कांग्रेस अधिवेशन 1940 ईस्वी में संपन्न हुआ। जिन दोनों की अध्यक्षता किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही 1938 ईस्वी में त्रिपुरी और 1939 ईस्वी में कहाँ पे 1938 ईस्वी में हरिपुरा और 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, और इन दोनों की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। और इसी त्रिपुरी अधिवेशन के बाद जब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्यों इस्तीफा दे दिया? तो पट्टाभी सीतारामैया जो थे इनसे हार गए थे। तो जब पट्टाभी सीतारामैया इनसे चुनाव में हार गए तो महात्मा गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस चुनाव में जीते। लेकिन सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया से जीत गए, और इस प्रकार महात्मा गांधी ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसी के कारण सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद एक सैन्य संगठन की स्थापना की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ये चीज़ हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरी अधिवेशन हुआ, और 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, जिसकी इन दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने की। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसी त्रिपुरी अधिवेशन में के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई 1939 ईस्वी में। तो 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। ये चीज़ हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। कब? तो त्रिपुरी अधिवेशन के असफलता के बाद, या फिर यूँ कहें तो सफलता के बाद, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शेष समय के लिए क्या बनाया गया था? तो इसका ये 1939 का अध्यक्ष बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के द्वारा 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को त्याग पत्र दे दिया गया, और कांग्रेस का मुक्ति दिवस मनाया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के द्वारा त्याग पत्र दिया गया। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। और त्याग पत्र कब दिया गया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को त्याग पत्र दिया गया, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। और इस प्रकार कांग्रेस ने मुक्ति दिवस मनाया। कौन सा दिवस? मुक्ति दिवस मनाया। याद रखेंगे, मुक्ति दिवस। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई 1940 ईस्वी में। तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई 1940 ईस्वी में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक चीज और याद रखेंगे कि यह जो मुक्ति दिवस मना था, यह जो मुक्ति दिवस मना था वह कांग्रेस का नहीं मना था, बल्कि मुस्लिम लीग का मना था। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। याद रखेंगे, क्योंकि कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने तो त्याग पत्र दे दिया था, तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट है ये चीज, हालांकि हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की कब? 1940 ईस्वी में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि किस डेट को, तो 23 मार्च 1940 ईस्वी को। 23 मार्च 1940 ईस्वी। तेईस मार्च 1940 को इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग और कुछ देखते हैं लॉर्ड लिनलिथगो के समय में, तो जो कि महत्वपूर्ण घटनाएं हैं लॉर्ड लिनलिथगो, इसके कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट हैं। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो की भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस ने लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ही शुरुआत हुई। याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसके समय हुई?
तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय। याद रखेंगे, इसे भी नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही 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 9 अगस्त 1942 ईस्वी को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और कई कांग्रेसी नेता क्या किए गए, तो गिरफ्तार कर लिए गए। कई कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार कर लिए गए। तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था। और इसमें कई कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी के समय ही क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय लॉर्ड लिनलिथगो के समय लिनलिथगो के समय क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था। उन्नीस सौ 1942 ईस्वी में भारत आया था। तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय जो क्रिप्स मिशन था 1942 ईस्वी में भारत आया था। इसके बाद 1943 ईस्वी में 1943 ईस्वी में 1943 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के समय लॉर्ड लिनलिथगो के समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो इंपॉर्टेंट है कि 1943 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से पाकिस्तान की मांग की। तो अभी ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसी लॉर्ड लिनलिथगो के समय पाकिस्तान की मांग हुई थी। तो कब मांग हुई थी? 23 मार्च
1940 ईस्वी को किस प्रस्ताव के माध्यम से? तो लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से। हालांकि ये चीज़ें हम लोग पढ़ भी चुके हैं, फिर भी इसे देख लें कि 23 मार्च लॉर्ड लिनलिथगो के समय, लॉर्ड लिनलिथगो के समय 23 मार्च 1940 ईस्वी को 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से मुस्लिमों के लिए पहली बार पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिमों के लिए पहली बार एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान की मांग की। तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से मुस्लिमों के लिए पहली बार एक अलग राष्ट्र जिसका नाम था पाकिस्तान, हमने बताया था कि चौधरी रहमत अली इसी ने पाकिस्तान शब्द को पहले दिया। तो कई देशों के नाम को लेकर, जैसे कि बलूचिस्तान, पंजाब, तो इन सभी को लेकर उसने पाकिस्तान नाम की विचारधारा रखी थी। पहली बार याद रखेंगे। तो 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 1938 और 1939 ईस्वी में दोनों बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। ये चीज़ें तो हम लोग देख चुके हैं। और अध्यक्ष बनने के बाद 1940 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। कुछ ही समय के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भी इस्तीफा दे दिया और फिर बनाए गए पट्टाभी सीतारामैया। कुछ ही दिनों के बाद फिर पट्टाभी सीतारामैया बनाए गए। तो इस चीज को नोट कर लेंगे कि 1938 और 1939 ईस्वी में 1938 और 1939 ईस्वी में दोनों बार सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो 1938 और 1939 ईस्वी में दोनों बार सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन 1939 ईस्वी में इनके इस्तीफे के बाद ईस्वी में इनके इस्तीफे के बाद कुछ दिनों के लिए
कुछ दिनों के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। फिर उनके बाद पट्टाभी सीतारामैया। तो एग्जाम में पट्टाभी सीतारामैया ही पूछा जाता है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पे अध्यक्ष बनाया गया था, टेम्परेरी। लेकिन शेष समय के लिए मेन अध्यक्ष किसे बना दिया गया? तो पट्टाभी रमैया को अध्यक्ष बनाया गया, याद रखेंगे। तो 1938 और 1939 ईस्वी में दोनों बार सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन 1939 ईस्वी में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनके इस्तीफे के बाद कुछ दिनों के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। और ये क्या थे? तो टेम्परेरी अध्यक्ष बने थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक इनके स्थान पर पट्टाभी सीतारामैया को शेष समय के लिए पूरी तरह से अध्यक्ष बना दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब एक चीज याद रखेंगे कि जो कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 ईस्वी में, तो वह कब हुआ था? तो डेट कभी कभी पूछ लिया जाता है। हरिपुरा अधिवेशन 19 फरवरी 1938 ईस्वी को, 19 फरवरी 1938 ईस्वी को। और इस समय लॉर्ड लिनलिथगो ही क्या था? तो वायसराय था। तो याद रखेंगे 19 फरवरी 1938 ईस्वी, 19 फरवरी 1938 ईस्वी क्या हुआ था? तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। और सर्वसम्मति से सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। सर्वसम्मति से सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। तो ये तो था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के बाद अगला जो वायसराय बनता है उसका नाम था लॉर्ड बेबेल। याद रखेंगे, अगला वायसराय कौन बनता है? तो लॉर्ड बेबेल। अगला जो वायसराय बनता है वह है लॉर्ड बेबेल। याद रखेंगे, लॉर्ड बेबेल। इस लॉर्ड बेबेल का जो शासनकाल है यह 1943 ईस्वी से लेकर 1944 ईस्वी तक रहता है, 1947 ईस्वी तक रहता है। इंपॉर्टेंट है, 1943 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक लॉर्ड बेबेल भारत का अंतिम दूसरा गवर्नर बनता है। अंतिम नहीं, अंतिम दूसरा। अगर पूछा जाए सबसे अंतिम तो वह लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लेकिन ये अंग्रेज के रूप में, यदि भारतीय पूछा जाएगा कि पहला और अंतिम, तो वह सिराज गोपालाचारी। तो लॉर्ड बेबेल के बारे में हम लोग देखें कि लॉर्ड बेबेल का जो शासनकाल था 1943 से 1947 ईस्वी तक, तो इसमें 1944 ईस्वी में गांधी और जिन्ना के बीच वार्ता हुई। याद रखेंगे, 1944 ईस्वी में लॉर्ड बेबेल के समय गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना की वार्ता हुई, जिसे गांधी जिन्ना वार्ता कहते हैं। गांधी जिन्ना वार्ता हुई, जो क्या रहा? तो असफल रहा।
जो असफल रहा, और इसी के परिणाम स्वरूप 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा समझौता? तो शिमला समझौता हुआ। तो 1944 ईस्वी में लॉर्ड बेवेल के समय, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड बेवेल था। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच एक वार्ता हुई, जिसे गांधी जिन्ना वार्ता कहते हैं, और यह वार्ता असफल रहा। और इसी वार्ता की असफलता के परिणाम स्वरूप 1945 ईस्वी में शिमला में एक समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट घटना है लॉर्ड बेवेल के समय कि 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसी के समय 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था, याद रखेंगे, जिसके 3 सदस्य थे, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। कौन कौन? स्टैनफोर्ड क्रिप्स, सर पैट्रिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। याद रखेंगे, जिसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन? तो सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड, जिस पैट्रिक लॉरेंस भी कहते हैं, स्टैनफोर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड पैट्रिक लॉरेंस, उसके बाद स्टैनफोर्ड क्रिप्स। याद रखेंगे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, और उसके बाद A.B. अलेक्जेंडर। A.B. अलेक्जेंडर। हालांकि ये चीजें हम लोग पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया, इसी लॉर्ड बेवेल के समय। याद रखेंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस कैबिनेट मिशन को क्या कर लिया? तो स्वीकार कर लिया। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो यही लॉर्ड बेवेल था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, हालांकि ये चीजें हम लोग बेवेल योजना में पढ़ भी चुके हैं। जब हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ रहे थे, तो बेवेल योजना और माउंटबेटन योजना जब हम लोग पढ़े थे, तो उसमें ऐसी चीज़ें सारे पढ़ चुके थे। तो लेकिन हम लोग वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग इसमें भी इसकी चर्चा कर लें, क्योंकि वही चीज़ है। क्योंकि बेवेल का जो शासनकाल चलता है, तो सारी चीज़ें वही रहेगी। बस हम लोग एक बार इसे रिकॉल कर लें। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया। याद रखेंगे, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया। यह उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड बेवेल। याद रखेंगे। उसके बाद सितंबर 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने अंतरिम सरकार का गठन किया। इंपॉर्टेंट है कि सितंबर 1946 ईस्वी में
कांग्रेस ने अंतरिम सरकार का गठन किया इसी लॉर्ड बेबल के समय। लॉर्ड बेबल के समय कांग्रेस ने अंतरिम सरकार की घोषणा की या गठन किया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अंतरिम सरकार की गठन की, अंतरिम सरकार का गठन किया। तो सितंबर 1946 ईस्वी में लॉर्ड बेबल के समय कांग्रेस ने अंतरिम सरकार का गठन किया, अर्थात अंतिम सरकार उसने बना लिया। उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनका नाम था लॉर्ड क्लाइमेट एटली। लॉर्ड क्लाइमेट एटली जो कि लेबर पार्टी के थे, उन्होंने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा किया कि जून 1948 ईस्वी तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह फैक्ट पूछा गया है कि किस डेट को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी क्लाइमेट एटली ने। तो जून 1948 ईस्वी को याद रखेंगे। लेकिन भारत को स्वतंत्रता जल्दी चाहिए था, तो इसी कारण जल्दी स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो याद कर लेंगे कि लॉर्ड बेबल के समय ही तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लाइमेट एटली, लॉर्ड क्लाइमेट एटली जो किस पार्टी से संबंधित थे? तो लेबर पार्टी से। जब हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ रहे थे तो इस चीज को भी हम लोगों ने देखा था। तो लॉर्ड क्लाइमेट एटली ने क्या घोषणा किया? ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को 20 फरवरी 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड क्लाइमेट एटली ने कहां से घोषणा किया था? तो हाउस ऑफ कॉमन्स से। हाउस ऑफ कॉमन्स से यह घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो यह तो था लॉर्ड बेबल। लॉर्ड बेबल के समय ही तत्कालीन उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था लॉर्ड क्लाइमेट एटली, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे। उन्होंने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स से एक घोषणा किया। कहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है? तो ब्रिटेन में है। याद रखेंगे, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स से घोषणा किया कि जून 1948 ईस्वी तक भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। याद रखेंगे, और इन सभी को बेबेल योजना के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग इस चीज को पढ़ भी चुके। अब आता है अंतिम गवर्नर। ये अब वायसराय नहीं रहेगा, अब गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो इसे जो जिसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन,
यह वायसराय नहीं था, तो कंफ्यूज कर देगा परीक्षा में। तो यह वायसराय नहीं था, यह गवर्नर जनरल था। अब एक बार फिर से गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया, वायसराय का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो याद रखेंगे, अभी तक जो गवर्नर जनरल होते थे वे ब्रिटेन के अधीन होते थे, ब्रिटिश सम्राट के अधीन होते थे। अब जो गवर्नर जनरल होगा वह भारतीय साम्राज्य के अधीन होगा। याद रखेंगे, अब जो गवर्नर जनरल होगा स्वतंत्र भारत का होगा, ये भारतीय के लिए होगा, याद रखेंगे। और इसी के समय भारत स्वतंत्र भी होगा। और यह अंग्रेजों का सबसे अंतिम गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद यदि पूछा जाएगा कि अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल अर्थात भारत का कौन सा व्यक्ति जो गवर्नर जनरल बना, तो केवल और केवल एक, जिसका नाम था सी राजगोपालाचारी, वह पहला और अंतिम यही गवर्नर जनरल था जो कि एक कंप्लीट भारतीय था। याद रखेंगे। तो ये तो था लॉर्ड बेबेल। इसके बाद अब हम लोग आते हैं सबसे आखिरी गवर्नर जनरल, जिसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो अंतिम गवर्नर जनरल था उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, जिसका शासनकाल मार्च 1947 ईस्वी से लेकर जून 1948 ईस्वी तक रहता है। यह अंतिम गवर्नर जनरल होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका शासनकाल मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक होता है। तो इसके समय ही भारत स्वतंत्र हुआ। याद रखेंगे कि भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1937 ईस्वी को इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब जो है वायसराय का पद समाप्त हो गया। अब वायसराय का नाम बदल के एक बार फिर से गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही भारत स्वतंत्र हुआ। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो फैक्ट यही है, पूछा जाता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय कौन गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही भारत स्वतंत्र हुआ। क्या हुआ? भारत स्वतंत्र हुआ। और भारत में सत्ता हस्तांतरण हेतु सत्ता हस्तांतरण हेतु 24 मार्च 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, क्या बने ये लॉर्ड माउंटबेटन, तो भारत का गवर्नर जनरल। अभी तक जितने सारे जो गवर्नर जनरल थे ये या तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे या ब्रिटिश सम्राट के अधीन, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। याद रखेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल। बनाया गया। और इस माउंटबेटन ने 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन संबंधी एक योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। ये चीज़ें हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ये चीज़ें हम लोग क्या कर चुके हैं, तो पढ़ चुके हैं। और इस लॉर्ड माउंटबेटन ने और इस लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 ईस्वी को
भारत विभाजन संबंधी भारत विभाजन संबंधी एक योजना को प्रस्तुत किया। एक योजना को प्रस्तुत किया जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। याद रखेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही भारत स्वतंत्र हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट तो है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो इसी लॉर्ड माउंटबेटन के जो गवर्नर जनरल का कार्यकाल था, तो इसी के समय भारत स्वतंत्र हुआ। और भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद गवर्नर जनरल बनने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन संबंधी एक योजना को प्रस्तुत किया जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, हम लोग हालांकि माउंटबेटन योजना को देख भी चुके हैं। ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइमेट एटली। याद रखेंगे ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लाइमेट एटली। लॉर्ड क्लाइमेट एटली। तो लॉर्ड क्लाइमेट एटली ने 4 जुलाई 1947 ईस्वी को 4 जुलाई 1947 ईस्वी को 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन फ्रीडम बिल उसने पेश किया। और इस विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। याद रखेंगे, और इस विधेयक को 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली। तो याद रखेंगे, इस विधेयक को स्वीकृति कब मिली? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली और भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा हो गई। याद रखेंगे, और जिसके अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए।
तो ब्रिटिश संसद ने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लॉर्ड क्लाइमेट एटली। तो लॉर्ड क्लाइमेट एटली ने 4 जुलाई 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया। तो याद रखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जब प्रस्तुत हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखेंगे, भारत का गवर्नर जनरल। और क्लाइमेट एटली ने यह भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पेश किया? तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। और इस विधेयक को 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली। और इसी के स्वीकृति मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। और इसके बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया। याद रखेंगे, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया, इसी लॉर्ड माउंटबेटन के समय। तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय लॉर्ड माउंटबेटन के समय 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई। अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई। तो इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड माउंटबेटन के समय 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय इससे एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन 15 मार्च 1947 ईस्वी से जून 1948 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था, वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल। और इसी के समय भारत स्वतंत्र हुआ था। कब? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई थी। और भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल इसीलिए बनाया गया था कि भारत को सत्ता का हस्तांतरण सौंप दिया जाए। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन संबंधी एक योजना को प्रस्तुत किया, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। और उसके बाद 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लाइमेट एटली ने एक विधेयक पेश किया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, इंडियन फ्रीडम बिल कहा जाता है, उसे पेश किया। और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इस बिल की स्वीकृति मिल गई। और उसके बाद भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की उत्पत्ति हो गई। और इस प्रकार लॉर्ड माउंटबेटन के समय 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए, याद रखेंगे। अब इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इस गवर्नर जनरल के बारे में। तो ये तो था हमारा जितने सारे गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे और वायसराय थे। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि भारत के गवर्नर जनरल और उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम और भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, पहला वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल। तो ये सभी चीज़ें पूछी जाती है। तो इसको हम लोग एक बार देख लें और किस अधिनियम के अंतर्गत यह बनाए गए थे। और उसके बाद यह जो सेशन है गवर्नर जनरल और वायसराय का, यह समाप्त हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था यह फैक्ट, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित, जिसे हमने नाम रखा है सबसे महत्वपूर्ण तथ्य।
तो सबसे पहला है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो वह रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। यदि पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंगस याद रखेंगे। बंगाल या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया? तो अब पूछा जाए कि बंगाल या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस था, याद रखेंगे। किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे बंगाल का जो गवर्नर था गवर्नर जनरल बना दिया गया, याद रखेंगे। तो बंगाल या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंगस। और बंगाल या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर कौन था? तो वह वारेन हेस्टिंगस था। बंगाल या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखेंगे कि बंगाल या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब जो बंगाल के अधीन या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस चार्टर एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कई बार एग्जाम में यह फैक्ट पूछा गया है कि भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत शुरुआत किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अर्थात अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो नियुक्त थे अंतिम गवर्नर जनरल, तो वह लॉर्ड कैनिंग था, याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के तहत प्रथम वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग। तो 1861 ईस्वी में गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो वायसराय कर दिया गया। यह जो वायसराय होता था सम्राट के अधीन होता था, याद रखेंगे। तो लिख लेंगे वायसराय जो होता था वह ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त होता था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया और कौन शुरुआत हो गया? तो यह जो वायसराय हुआ करता था, वायसराय की नियुक्ति किसके द्वारा होती थी? तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा, याद रखेंगे कि वायसराय की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होती थी। अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अब यहां से मामला समाप्त हो गया। अब सीधे ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में साम्राज्य ले लिया। कब? जब 1857 ईस्वी का विद्रोह अंग्रेजों ने जीत लिया। ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होती थी। याद रखेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के फलस्वरूप। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो 1857 के विद्रोह के बाद यह जो वायसराय है, जो गवर्नर जनरल है, उसका पद समाप्त कर दिया गया और भारत परिषद अधिनियम की शुरुआत की गई 1861 ईस्वी में। और गवर्नर जनरल को वायसराय का पद बना दिया गया और वह वायसराय सीधे किसके हाथों में चला गया? तो ब्रिटिश सम्राट के हाथ में। इसकी नियुक्ति अब ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होने लगी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अगर पूछा जाए कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन
बेटन, याद रखेंगे 43 से 47 ईस्वी तक, 1943 से 1947 ईस्वी तक यह वायसराय रहता है। लेकिन मार्च 1947 ईस्वी में इसके पद को क्या बना दिया जाता है, तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। याद रखेंगे 3 जुलाई 24 मार्च 1947 ईस्वी को, डेट याद रखेंगे, अभी हमने इसे बताया भी है। तो पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंट बेटन। 24 मार्च 1947 ईस्वी को यह गवर्नर जनरल बना था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का, जब भारत स्वतंत्र हो गया। किस अधिनियम के तहत, तो इंडियन फ्रीडम एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। और यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, अर्थात अब अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल, अंग्रेज समाप्त हो गए, अब भारतीय गवर्नर जनरल बन गए भारतीय। तो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने जो प्रथम एवं अंतिम थे, जिनका नाम था, जिन्हें सी राजगोपालाचारी के नाम से जाना जाता है, जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो 1948 ईस्वी में इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी, कब, 1948 ईस्वी में। तो ये तो था हमारा गवर्नर जनरल और वायसराय। इसकी होती है यहाँ पर समाप्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म था। इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे अंग्रेजों का जो आगमन होता है भारत में। जिस प्रकार औरंगजेब 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो अंग्रेजों का प्रादुर्भाव भारत में स्थापित होने लगता है, क्योंकि उसके बाद जितने सारे जो मुगल सम्राट थे वे नाकाबिज थे। धीरे धीरे मुगल सम्राट की शक्ति छिन्न होने लगी और अंग्रेजों की शक्ति बढ़ने लगी। जैसे कि शाह आलम द्वितीय आया और उसके बाद बहादुर शाह जफर आया, जिसके समय 1857 का महान विद्रोह हुआ था, महान क्रांति हुई थी। तो अंग्रेजों ने आसानी से इन सबको हराते हुए अपनी सत्ता स्थापित की। और फिर 1857 के विद्रोह को हम लोग चलेंगे और एक छोटा सा फैक्ट बच जाएगा, जो ब्रिटिश नीतियां हैं और उसके बाद सुधारवादी आंदोलन, और यह जो सफ़र है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, वह समाप्त हो जाएगा। तो कमेंट करें कि यह सेशन कैसा लगा, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे लगातार कंटिन्यूअसली प्राचीन भारत के इतिहास को, जो हम लोग गुप्ता डायनेस्टी को पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हम लोग लगातार कंटिन्यू करेंगे। और जो करंट अफेयर्स का एक तरफ सेशन चल रहा है वह लगभग समाप्ति की ओर है, तो उसे भी देखते रहें और साथ ही साथ इस मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भी देखते रहें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।